हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डायमेंशनल फार्मूला यानी कि विमीय सूत्र। देखिए क्लास 11th में तो ये आपके सिलेबस में है ही, लेकिन 12th में भी आपसे डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे इसको अच्छे से देखिएगा ताकि आप 12th में भी इसको वहाँ आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपको 3 फंडामेंटल जो आपकी डायमेंशंस हैं उसको याद कर लीजिए अच्छे से, जो आपको पता होनी चाहिए। पहला है आपका मास, मास यानी द्रव्यमान। तो जो जहाँ भी आपका मास होगा तो उस मास वाली फिजिकल क्वांटिटी को आप जिस डायमेंशन से रिप्रेजेंट करेंगे वो होगा आपका कैपिटल एम। कैपिटल एम, ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम किस चीज़ के लिए है? मास के लिए है, यानी कि द्रव्यमान के लिए। ठीक है, फिर सेकंड जो है आपका एल है। एल मतलब लेंथ, लेंथ मीन्स लंबाई। तो लेंथ जो होगी, जहाँ भी आपका लेंथ से रिलेटेड जो भी होगा आपका, तो वहाँ आप जिस डायमेंशन का यूज़ करेंगे वो आपका होगा कैपिटल एल। ठीक है, फिर आपका है टी। टी क्या हो गया आपका? टाइम, समय, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। फिर देखिए, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में रखते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें जो डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हैं हम, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहले हम इजी इजी फार्मूले देखेंगे, फिर हम थोड़ा अच्छे फार्मूलों पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका एरिया यानी क्षेत्रफल। ठीक है, तो जो आपका क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका होता है लेंथ इंटू विड्थ। ठीक है, तो ये तो आप कहोगे कि रेक्टेंगल का है। एरिया का क्या होता है? एरिया का स्क्वायर इंटू स्क्वायर होता है। और जो आपका सर्किल का एरिया हो गया वो क्या हो गया आपका? पाई आर स्क्वायर। तो आपके दिमाग में आ सकता है सारे तो एरिया के फॉर्मूले अलग अलग हैं, पर जो इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, उसको देखिएगा कि सब जगह आपकी दो दो लंबाई आ रही हैं। यानी कि आप अगर रेक्टेंगल का देखते हो तो वहाँ भी आपको लेंथ इंटू विड्थ आ रहा है, दोनों लंबाई भी है आपकी, चाहे चौड़ाई कैसे भी करो ना, है तो वो लंबाई ना, डिस्टेंस तो नाप रहे हो आप, लंबाई तो नाप रहे हो आप। ठीक है, फिर चाहे हाइट कहिए, हाइट में भी क्या होता है? आप लेंथ ही नापते हो। फिर आपका त्रिज्या, जहाँ पाई आर स्क्वायर आया है तो पाई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म की कोई डायमेंशन नहीं होता है। और जहाँ आर है, आर आपकी त्रिज्या है, रेडियस है। तो रेडियस क्या है आपकी? डिस्टेंस ही तो है सेंटर से सरकमफ्रेंस की। ठीक है, तो वो भी एक डिस्टेंस है, उसको भी आप लेंथ में ही नापोगे। तो इन सब के लिए जो यूज़ होगा वो एल यूज़ होगा। ठीक है, तो एरिया का एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं ताकि आपको रफ आइडिया आ जाए कि एरिया को किस तरीके से आप डायमेंशन फार्मूला इसका लिखते हो। तो लिखिए एरिया का फार्मूला, लिखिए एरिया इक्वल्स टू लंबाई इंटू चौड़ाई। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा। तो लंबाई को हम किससे करते हैं? अभी हमने देखा एल से करते हैं, तो यहाँ लिखिए कैपिटल एल। इंटू चौड़ाई को किससे करते हैं? चौड़ाई क्या हो गई? वो भी आपकी एक लंबाई है, वो भी एक आपकी दूरी है जिसको आप नाप रहे हो। जो भी दूरी होती है, जो दूरी से रिलेटेड होता है, वो सब के सब आपके लेंथ में आता है। ठीक है, तो चौड़ाई भी आपकी लंबाई हो गई। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो एल इंटू एल क्या हो गया आपका? एल स्क्वायर। तो ये तरीका होता है एरिया का, डायमेंशनल फार्मूला होता है एल स्क्वायर। बाहर पे आप क्या करोगे? स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे। ठीक है, अब आपने कई जगह देखा होगा, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। देखिए m कुछ नहीं है तो m की पावर 0, या फिर l है, l की पावर यहाँ 2 दी हुई है, t की पावर कुछ नहीं है तो 0। ये फॉर्म होता है, ये भी एक तरीका होता है एल स्क्वायर को लिखने का। तो आपने जहाँ देखोगे आप m की पावर 0 होगा तो उसका मतलब ये होता है कि वहाँ m नहीं है। किसी की भी पावर 0 होता है तो क्या होता है? 1 होता है उसका आंसर। तो m नहीं है, यहाँ t नहीं है, सिर्फ एल स्क्वायर है। तो एक तरीका ये भी होता है लिखने का और ये भी होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि m और t के फॉर्म में तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो ध्यान रखिएगा, अगर सिर्फ एक की पावर दी होगी तो नेक्स्ट जो बाकी जो 2 टर्म होंगे उनकी पावर आपकी 0 होगी। अंडरस्टूड होता है। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम को कहते हैं आयतन। अब एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं आयतन का। वो हो गई आपकी लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, यही हो गई आपकी। तो इसको कर लिए आप ऐसे लिखिए, लंबाई
गुणा गए चौड़ाई गुणा गए मोटाई। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ, ये इसको इस तरीके से लिखिए। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। अब ये तो क्यूबॉइड का है, आप सोच सकते हैं तो घन का फॉर्मूला है, क्यूबॉइड का है। तो आप दूसरे फॉर्मूले ले लीजिए वॉल्यूम के, जैसे कि आपका जैसे सिलेंडर हो गया, बेलन हो गया, उसका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो देखिए वहाँ 2 आर है 1 एच है, तो वहाँ भी तो 3 लंबाई इन्वॉल्व है। फिर आपका उसका ले लीजिए, स्फीयर का ले लीजिए। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आपका कांस्टेंट टर्म है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो डायमेंशन किसका होगा आपका आर क्यूब का। यहाँ पे तो देखिए आर इंटू आर है, तीनों आर एल के टर्म में है। तो आप कोई भी वॉल्यूम लीजिए, तो आप कोई भी वॉल्यूम ले रहे हैं तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा आपका वो L ही आएगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं L⁻³ से। आगे समझ में। फिर इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिए m कुछ नहीं है तो 0 हो गया, L⁻³ हो गई, t कुछ नहीं है तो 0 हो गया। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। मैं बार बार ये वाला तरीका नहीं लिखूँगी, आप समझ जाइएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए था, कई बार एग्जाम में उस तरीके से पूछ लिया जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। फिर हो गया आपका चाल, चाल मीन्स स्पीड। ठीक है, फिर आपका ये कहिए या फिर आप वेग कहिए, वेलोसिटी, दोनों एक ही बात होती है। किस सेंस में, सिर्फ डायमेंशनल फॉर्मूले के सेंस में। ठीक है, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों ही केस में आप देखिए, डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, नाप तो आप लंबाई रहे हो ना, दोनों ही केस में, चाहे डिस्प्लेसमेंट हो चाहे विस्थापन हो आपका, चाहे दूरी हो, दोनों ही लंबाई के टर्म में नापोगे तो दोनों के लिए एल यूज़ होगा डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम मीन्स समय, समय के लिए आप टी यूज़ करोगे। तो स्पीड के लिए लिख लो आप, स्पीड के लिए लिखो आप दूरी डिवाइडेड बाई समय, और आपका इसके लिए हो गया वेलोसिटी के लिए हो गया आपका विस्थापन डिवाइडेड बाई समय। ठीक है, अब दूरी के लिए क्या हो गया, दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, लंबाई से एल हो गया, डिवाइडेड बाई समय को किससे करेंगे, टी से करेंगे, टी से करेंगे ना समय को। अभी मैंने ऊपर यहाँ पे बताया, देखिए ये बताया मैंने अभी। फिर इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है L⁻⁻1। टी ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, देखिए -1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं विस्थापन अपॉन समय का। इसके लिए देखिए विस्थापन भी क्या हो गई, लंबाई हो गई, दूरी तो नाप रहे हैं हम, लंबाई हो गई, बटे समय, समय क्या हो गया t। तो इसके लिए भी जो फॉर्मूला यूज़ होगा L⁻⁻1 ही होगा। ठीक है, तो आपने देखा चाहे दूरी हो चाहे आपकी जो चाल है या वेग है, दोनों ही केस में जो फॉर्मूला होगा L⁻⁻1 होगा। ठीक है, तो जो आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लेने हैं वो आपके एरिया है, वॉल्यूम है, आपकी स्पीड हो गई चाहे वेलोसिटी हो गई। ठीक है, इसको अच्छे से याद करने हैं कि इनको बाय हार्ट आपको याद करने कि इनका पावर, इनकी जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है L⁻⁻1 होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है आपका एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, और त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो आप इसको लिखिए वेग परिवर्तन। देखिए आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। आप देख सकते हो कि जब आपको फॉर्मूले अच्छे से याद है तो ही आप डायमेंशन फार्मूला लिख सकते हो। अगर यहाँ फॉर्मूले गलत हुए तो आपका डायमेंशन फार्मूला भी गलत आएगा। और ये सारे ये फॉर्मूले अभी चल रहे हैं जो आपने प्रीवियस क्लासेस में, छोटी छोटी क्लासेस में आपने इन फॉर्मूलों को कई बार देखा है। ठीक है, तो वेग परिवर्तन क्या हो गया आपका, ये यहाँ पे है, ध्यान रखिएगा, इसके साथ मिक्स मत करिएगा। ठीक है, तो जो वेग परिवर्तन हो गया, वेग परिवर्तन मीन्स वेग। ठीक है, तो वेग आपका ये हो गया L⁻⁻1। क्या हो गया आपका वेग L⁻⁻1। ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम के लिए क्या है आपका कैपिटल T। ये T ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L⁻⁻2। तो एक्सेलरेशन का भी आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए कि इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है L⁻⁻2। ठीक है, फिर आपका फिफ्थ देखते हैं,
फिफ्थ है आपका फोर्स, इसको बोलते हैं बल। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुणा त्वरण। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लिख लीजिएगा पूरा, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। ठीक है, फिर द्रव्यमान को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? कैपिटल एम से। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम होता है, इंटू त्वरण का, एक्सेलरेशन का भी हमने पढ़ा, LT-2। तो लिखिए LT-2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? ML_T। ठीक है, तो ये फोर्स के लिए आ गया। सिक्स्थ हो गया आपका वर्क। वर्क है आपका कार्य। कार्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है? वर्क के लिए क्या फॉर्मूला था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल इंटू विस्थापन। ठीक है, बल के लिए जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है अभी अभी हमने निकाला, ML_T⁻²। लिख लीजिए ML_T⁻² इंटू विस्थापन क्या है? दूरी है, लंबाई है, लेंथ नाप रहे हैं हम, तो वो कैपिटल L होगा। इसको सॉल्व करिए, हो जाएगा ML, ये है L यहाँ भी है, तो हो जाएगा L² T⁻², ये -2 है। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जब हमें एरिया, वॉल्यूम, चाल, वेग और एक्सेलरेशन ये सब निकालना हमें आ गया है, तो हम उसके बेसिस पे हम फोर्स, वर्क, आगे आगे जो फॉर्मूले आ रहे हैं उनके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला लिखते जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको बेसिक फार्मूले याद होने चाहिए, फिर आपको इस तरह के फार्मूले याद होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप डायमेंशन फार्मूला को निकाल सकोगे। ठीक है, फिर 7th पॉइंट है, इसको ऊपर लिख लेते हैं। आपका 7th है पावर, मीन्स शक्ति। ठीक है, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कार्य अपॉन समय। कार्य के लिए अभी अभी हमने निकाला ML² T⁻² अपॉन टाइम हो गया कैपिटल T। फिर ये कैपिटल T भी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा ML² T⁻, ये देखिए -2 ये है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ -2 है, और ये ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और साइन आएगा माइनस का, तो ये जाएगा -3। ठीक है, तो ये हो गया आपकी पावर के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका 8th है डेंसिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं घनत्व। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यानी घनत्व अपॉन आयतन। ठीक है, फिर घनत्व के लिए हमने अभी अभी देखा, घनत्व, एक सेकंड, यहाँ मैंने घनत्व ही लिख दिया, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, इसको घनत्व मत लिखिएगा, इसको लिखिए द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए जो वीमा होती है, जो उसकी डायमेंशन फार्मूला होता है वो कैपिटल M होता है, और जो आयतन हो गया उसके लिए हमने पढ़ा अभी L³। फिर इसको और सॉल्व करिए, ये हो जाएगा ML⁻³ ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा L⁻⁻3। तो डेंसिटी के लिए हो गया आपका ML⁻⁻3। ठीक है, फिर 9th देखिए, 9वां फॉर्मूला है आपका संवेग, यानी मोमेंटम। संवेग बोलते हैं इसको, और इसके लिए फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुणा वेग। तो लिखिए द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, अब जो द्रव्यमान है उसको किस तरीके से लिखा जाता है? उसको हम लिखते हैं कैपिटल M, उसके लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल M हो गया। वेग का अभी हमने देखा क्या है? LT-1, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा ML⁻⁻2।
1। तो संवेग के लिए, मोमेंटम के लिए आ गया mL(T⁻⁻1). अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट है आपका काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जिसको बोला जाता है गतिज ऊर्जा। आप चाहे आप गतिज ऊर्जा लीजिए, चाहे आप पोटेंशियल एनर्जी लीजिए, यानी कि स्थितिज ऊर्जा लीजिए, फॉर्मूला आपका एक ही आने वाला है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है 1/2 × मास × वेलोसिटी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/2 गुणा द्रव्यमान गुणा वेग का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है, हाफ कांस्टेंट टर्म है आपका। कांस्टेंट टर्म की कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं होता है। द्रव्यमान का कैपिटल M होता है, इंटू वेग का हो गया LT-1। ये अभी हमने किया है पीछे, देखिएगा आप, वेग सब हमने कर रखा है। फिर इसको और लिखिएगा और सॉल्व करके, तो हो जाएगा M, ये हो जाएगा L⁻², फिर ये भी हो जाएगा L⁻² भी आएगा, ये -1 भी है तो हो जाएगा -2। तो काइनेटिक एनर्जी का आपके पास आ गया mL² T⁻²। ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, एनर्जी है अगर, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है। अगर आपके एनर्जी के लिए भी पूछा जाएगा कि एनर्जी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है, तो यही होता है mL² T⁻²। देखिए आपको जो फंडामेंटल अभी मैंने स्टार्टिंग में बताए, वेग तक, त्वरण तक आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको बताए, आपको अगर मेन फार्मूला याद है, जैसे ये वाला द्रव्यमान गुणा वेग, इस तरीके का ये वाले फार्मूले अगर याद हैं आपको, तो आप उसमें वैल्यू पुट करके इजीली डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हो। घबराने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगता है, आप इसके प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप परफेक्ट हो जाओगे। फिर आपका नेक्स्ट हमने काइनेटिक एनर्जी भी कर दिया। फिर लिखिए प्रेशर। प्रेशर को हिंदी में बोलते हैं दाब, और इसका फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल अपॉन क्षेत्रफल। बल के लिए हमने देख लिया फॉर्मूला, डायमेंशनल क्या था, mL(T⁻²), यही था ना फॉर्मूला। और क्षेत्रफल के लिए, एरिया के लिए हमने देखा था क्या था आपका L²। तो इसको सॉल्व करिए, यह आ जाएगा M। देखिए L⁻1 है, L⁻² है, ऊपर जाएगा तो 1 - 2, ये हो जाएगा L⁻1 T⁻²। समझ में आ रही है ना आपको बात, एक कैंसिल हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये L⁻ ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, तो हो गया M L⁻1 T⁻²। तो प्रेशर के लिए हमने डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लिया। फिर लिखिए इम्पल्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आवेग। देखिए इनमें से मैक्सिमम फॉर्मूला आपने पढ़ चुका है, ठीक है। तो आवेग का जो फॉर्मूला होता है, इम्पल्स का होता है, वो होता है आपका फोर्स इनटू टाइम, यानी बल गुणा समय, ठीक है। और बल के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, mL⁻² इंटू टाइम के लिए होता है, समय के लिए हो गया t। तो ये हो गया आपका mL⁻, देखिए -2 + 1, ये हो जाएगा -1। कोई डाउट किसी को? इम्पल्स हो गया आपका mL⁻1। फिर नेक्स्ट करिए टॉर्क। ये अगर आपको ध्यान है, अगर प्रीवियस क्लासेस में इसका या डिस्कस कहीं हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो इस बार आपके सिलेबस में है ये, इसको आप अच्छे से पढ़ोगे यहाँ, तो इसलिए फार्मूला आपको पहले से ही याद हो तो वहाँ आपको और इजी पड़ेगा। तो टॉर्क को लिखते हैं बल आघूर्ण। इसका जो फॉर्मूला होता है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। वो होता है आपका फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी बल गुणा दूरी। बल को क्या लिखते हैं, उसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mL⁻² इंटू दूरी हो गई लंबाई L, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका, यहीं पर कर ले, हाँ, mL² T⁻², ठीक है। ये हो गया mL² T⁻²। यह टॉर्क का हो गया। नेक्स्ट करिए स्ट्रेस। आपको जैसे स्ट्रेस हो रहा होगा इन फॉर्मूलों को पढ़ते पढ़ते,
तो स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रतिबल पर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो क्लियर होता रहेगा आपको। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये फोर्स अपॉन एरिया और किसका फॉर्मूला होता है बताइए? फोर्स अपॉन एरिया अभी अभी हमने प्रेशर के लिए भी पढ़ा है, तो इसके लिए भी वही फॉर्मूला होता है। लिखिए, बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है, बल बटे क्षेत्रफल। बल के लिए क्या होता है? एम एल टी की पावर -2, क्षेत्रफल हो गया आपका एल स्क्वायर, एक एल से ये वाला देखिए ये है, ठीक है, दोनों का सेम फॉर्मूला है। इससे कटेगा, आपका बचा एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो प्रेशर का भी यही है, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2, और आपका स्ट्रेस का भी यही है, एम एल की पावर एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। तो स्ट्रेस और प्रेशर का एक ही है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रेस हो गया स्ट्रेन। यहाँ पे चलिए लिख लीजिए स्ट्रेन, STRAIN, ठीक है। स्ट्रेन को बोलते हैं विकृति, विकृति। देखिए इसके लिए ये भी आपका इस बार 11th के सिलेबस में है। तो स्ट्रेन के लिए लिखा जाता है लंबाई में वृद्धि डिवाइडेड बाय प्रारंभिक लंबाई, यानी कि इंक्रीज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोनों लंबाई में आ रहे हैं। चलिए फॉर्मूला लिख लीजिए, लंबाई में वृद्धि यानी इंक्रीज इन लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ, तो ये होगा आपका प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। दोनों लंबाई है, लंबाई में वृद्धि करेंगे तो वो भी तो लंबाई होगा। तो ये हो गया एल, प्रारंभिक लंबाई भी आपकी सीधा लंबाई है, तो एल कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, एल की पावर 0। क्या लिखोगे आप? एल की पावर 0। और एल की पावर 0 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रेन यानी विकृति आपकी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, यानी इसका कोई विमा नहीं होती। लिख लीजिए इसको बहुत अच्छे से, स्ट्रेन के बारे में लिख लीजिए। यहाँ पे जगह है, लिख लेते हैं। लिखिए, विकृति स्ट्रेन, विकृति की कोई विमा नहीं होती। समझ गए आप? इसको ढंग से नोट कर लीजिएगा, विकृति की कोई विमा नहीं होती। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है कि एग्ज़ाम में जनरली पूछा जाता है कि कोई दो ऐसी क्वांटिटी बताइए, फिजिकल क्वांटिटी जिनकी कोई विमा नहीं होती, यानी जिनकी कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। तो आपका कौन सा पहला मिल गया? स्ट्रेन। स्ट्रेन की कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, एल की पावर 0 होता है, यानी कि कोई डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आपको पहली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी मिल गई जो डायमेंशन लेस है। अब आ गया आपका 16। हमने स्ट्रेन तक कर लिया, फिर आता है आपका, अब क्या करोगे आप? आपको करा सरफेस टेंशन करा देते हैं। चलिए, सरफेस टेंशन। देखिए मैं अभी सीक्वेंस वाइज चला रही हूँ, ज़्यादा टफ फॉर्मूले ले नहीं रही हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। सरफेस टेंशन को लिखते हैं पृष्ठ तनाव, पृष्ठ तनाव, ताकि आपको ज़्यादा तनाव ना हो, ठीक है, टेंशन ना हो। टेंशन मत लीजिएगा बस। सरफेस टेंशन है, इसका फॉर्मूला होता है, सरफेस टेंशन का होता है आपका फोर्स अपॉन लेंथ। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो 11th में आप बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो लिखिए इसके लिए बल डिवाइडेड बाय लंबाई। बल के लिए अभी अभी हमने पढ़ा, फॉर्मूला क्या है आपका? एम एल टी की पावर -2 डिवाइडेड बाई एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा आपका? एम टी की पावर -2। तो सरफेस टेंशन के लिए जो आपके लिए फॉर्मूला आया है, डायमेंशनल फार्मूला, वो है आपका एम टी की पावर -2, ठीक है। फिर आपका जो नेक्स्ट है वो हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये तो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण
नियतांक। देखिए ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान होगा आपको, ये देखिए यहाँ लिख लेती हूँ मैं, F=G(m1m2)/r²। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता था ना, तो ये जो G है ये क्या होता था, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है आपका, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ से G की वैल्यू निकालिए, फॉर्मूला निकालिए, ये हो जाएगा F × r² / m1/m2। तो हो जाएगा यहाँ से, इसके लिए फॉर्मूला निकल जाएगा आपका, बल, इन दोनों को देखिए मल्टीप्लाई करिए, बल गुणा दूरी का स्क्वायर, दूरी कौन सी दूरी की बात हो रही है यहाँ, इन दो मास के बीच की जो दूरी है, डिवाइडेड बाई, देखिए द्रव्यमान गुणा द्रव्यमान। ठीक है, तो बल की अभी हमने पढ़ी क्या थी, mL/-2, दूरी L होता है, L² हो गया, अपॉन नीचे आपका क्या है, द्रव्यमान है कैपिटल M इंटू कैपिटल M, तो एक M इस M से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या, एक M है, ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी इसकी -1, लिखिए m⁻⁻1, फिर एक L ये है, L² ये है, ये हो जाएगा L⁻³, फिर होगा आपका T⁻²। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को। ये आ गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अब आप करिए फ्रीक्वेंसी के लिए करते हैं। ये भी आपने छोटी क्लासेस में फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, आवृत्ति क्या होता था, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1/आवर्तकाल। ठीक है, और ये टाइम पीरियड है तो टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टी ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा T⁻⁻1। तो फ्रीक्वेंसी की बहुत इजी है, जो छोटी छोटी डायमेंशन है उसको तो आप एटलीस्ट याद ही कर लीजिए, जैसे फ्रीक्वेंसी की होगा T⁻⁻1 है, सिंपल है, जो बहुत ही सिंपल है उनको अच्छे से याद कर लीजिए, जो थोड़ा जिसमें 2-3 डायमेंशनल फार्मूला और यूज़ होंगे उनको आप फॉर्मूले के हिसाब से करिएगा। ठीक है, फिर आपका फ्रीक्वेंसी हो गई, फिर आपका कोण। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी मैं आपको बताती हूँ, इसको लिखिए एंगल। ठीक है, तो जो एंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका आर्क अपॉन रेडियस, आर्क मीन्स चाप डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया आपका त्रिज्या। ठीक है, तो चाप है, चाप आर्क होता है ऐसा, ठीक है, आर्क हो गया, तो ये भी तो लंबाई है, तो एल इसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा, फिर त्रिज्या भी आपकी लंबाई है, लंबाई में नापोगे, एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा L⁻0। तो ये आपको एक और मिल गया, कोण, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि कोई दो फिजिकल क्वांटिटी, कोई दो भौतिक राशियाँ ऐसे बताइए जिसका कोई विमीय सूत्र नहीं होता, तो पहला अभी हमने देखा स्ट्रेन यानी कि विकृति, दूसरा हमने देखा एंगल यानी कि कोण। इसके लिए भी लिख लीजिए, कोण की लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोण की कोई विमा नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब जो देखिए, वैसे तो और फॉर्मूले भी हैं जो मैं आपको करा सकती हूँ, लेकिन मैं अभी वही फॉर्मूले ले रही हूँ जो M, L और T के टर्म में है। वैसे टेम्परेचर भी है आपके कोर्स में, टेम्परेचर से रिलेटेड, पर मैं आज वो नहीं करा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ M, L, T के टर्म में करा रही हूँ। बाकी जैसे जैसे आपका सिलेबस बढ़ेगा वहाँ आपके फॉर्मूले मिलते रहेंगे, तो वहाँ आपको क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो अभी पहले जो मेन जो हैं उनको आप समझ लीजिए। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका, जो आप कर सकते हैं उसको करिए आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको करिए, इसको कर सकते हैं आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको हिंदी में बोलते हैं जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। ठीक है, और द्रव्यमान क्या हो गया, द्रव्यमान को कैपिटल M से करते हैं, दूरी हो गई आपकी L, ये हो गया स्क्वायर है तो L² हो गया, तो इसको लिख देंगे आप ML²।
ठीक है, कोई डाउट किसी को? फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद आप कर सकते हो गुप्त ऊष्मा भी कर सकते हो, लेटेंट हीट लिख लीजिए, लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा। तो लेटेंट हीट का आपका फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है आपका होता है ऊष्मीय ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान। लिखिए, ऊष्मीय ऊर्जा डिवाइडेड बाय द्रव्यमान। तो ऊर्जा का हमने जहाँ काइनेटिक एनर्जी वाला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, वही आप अप्लाई करिएगा। आप अपनी कॉपी में देख सकते हैं। तो क्या था वहाँ ऊर्जा का फॉर्मूला? वहाँ पे हमने लिखा था mL² T⁻⁻2 डिवाइडेड बाई, यही फॉर्मूला लिखा था ना ऊर्जा के लिए, देख सकते हैं आप पीछे कॉपी में। ऊर्जा के लिए लिखा था mL² T⁻⁻2। द्रव्यमान के लिए हो गया आपका कैपिटल M कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका L² T⁻⁻2। ठीक है, L² T⁻⁻2। अब नेक्स्ट जो आप कर सकते हो वो है गैस नियतांक। ठीक है, आप इसको करिए। 22 हो गया आपका गैस नियतांक, यानी कि गैस कांस्टेंट। इसको लिखिए गैस नियतांक। ठीक है, गैस नियतांक का फॉर्मूला ये आपने पढ़ा है ना, PV = nRT। तो यहाँ से R की वैल्यू आ गई PV/NT। तो P क्या हो गया आपका दाब, V क्या हो गया आपका आयतन, N आपका नंबर ऑफ मोल्स होता है, तो N आपका कांस्टेंट टर्म है, N को नहीं लिखोगे, डिवाइडेड बाई T क्या हो गया आपका ताप। तो इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से लिखिए, दाब गुणा आयतन, ठीक है, डिवाइडेड बाई ताप। और दाब के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, दाब के लिए था mL⁻⁻1 T⁻⁻2, ठीक है, इंटू L3। आयतन होगा आपका L3, टेम्परेचर हो गया आपका। अब यहाँ पे थोड़ा सा है, देखिए यहाँ टेम्परेचर आ गया है, तो आप इसको, वैसे मैं टेम्परेचर का लेना नहीं चाहती थी, अब ये आ गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस बात पे। चलिए इसको थीटा से रिप्रेजेंट करिए आप। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करिए? थीटा से। फिर ये हो जाएगा M, जो टेम्परेचर है वो mLT, तीनों के टर्म में नहीं लिखी जाती है, इसके लिए अलग ही टर्म होता है। mL के लिए लिख लीजिए आप माइनस, देखिए -1 + 3 ये हो जाएगा 2 T⁻⁻2। थीटा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -1, तो ये जगह mL² T⁻⁻2 थीटा के पावर -1। तो जो टेम्परेचर होता है उसको हम थीटा के टर्म में लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला में। वैसे मैं आपको अभी सिर्फ mLT के लिए लिखाना चाहती थी, कोई बात नहीं, आ गया ये तो लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपका एक और लिख लीजिए, आप प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और सिलेबस में भी आपके, इसको हिंदी में बोलते हैं प्लांक नियतांक। इस तरीके से इसको लिखा जाता है, स्मॉल h से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। देखिए ये ऊर्जा अपॉन आवृत्ति कैसा होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए। देखिए E = h/μ, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई E/μ। E हो गया आपका ऊर्जा, μ हो गया आपका आवृत्ति। तो ऊर्जा के लिए अभी हमने डायमेंशन फार्मूला देखा था, तो वो गतिज ऊर्जा, जो गतिज ऊर्जा मैंने आपको बताया था वहाँ, आप चाहे गतिज कहिए चाहे स्थितिज ऊर्जा कहिए, कहीं भी कहिए, तो ऊर्जा का मतलब, एनर्जी का मतलब वही आपका डायमेंशन फार्मूला आने वाला है। तो जो क्या था आपका वहाँ mL² T⁻⁻2 अपॉन आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए हमने देखा था कितना आएगा, T⁻⁻1 आया था। तो इसको सॉल्व करेंगे, हो जाएगा mL² T⁻⁻2, ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 + 1 हो जाएगा आपका -1। ठीक है,
तो ये थे जो मुझे लगा आपको ज़रूरी है बताना, तो इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।